जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यहाँ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं किरण पुंज या किरणमाला यानी बीम क्या होता है। तो देखिए किरण पुंज क्या होता है। किरण का मतलब पढ़ चुके हैं, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज या माला। माला क्या होता है, जैसे माला हम लोग फूलों के समूह को माला कहते हैं, उसी तरह से किरण माला या किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। बात समझ में आ गया। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब समझिए। देखिए समानांतर का मतलब क्या होता है। समानांतर का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि दो गो रेखाएं समानांतर होती है, जब आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती है, तो यह समानांतर किरण पुंज है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश के जो किरण आएगा उसमें सब समानांतर हो। जैसे अब देखिए इसमें चार गो किरण है, चारों के चारों आपको समानांतर है। इसमें भी देखिए तीर का निशान होना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में बताए थे कि किरण को हम लोग इस प्रकार सूचित करते हैं, जब तक नहीं तीर रहेगा तब तक आप कैसे जानें कि प्रकाश की किरण किधर की ओर जा रही है। तो तीर का निशान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सब इधर की ओर जा रही है तो समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर, ये भी। ये देखिए कोई किरण पुंज, पहली बात तो किरण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, अभी तो सीधी रेखा है ही नहीं, तो क्या हो गया, कोई भी किरण पुंज नहीं है। देखिए अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब होता है बटना, निकलना होता है। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, देखिए एक बिंदु से जब फैलेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे कि अपसारी किरण पुंज। तीनों को समझाने के बाद अब तीनों को हम दिखाएंगे आपको कि समानांतर कैसे होगा, अपसारी कैसे होगा, अभिसारी क्या होगा। आपको जब दिखाएंगे किरण पुंज तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है, मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे में आप बल्ब जलाते हैं तो एक बल्ब से बहुत सारा किरण, मतलब बहुत पूरा रूम में फैल जाती है प्रकाश किरण। तो एक बिंदु से बहुत सारा नहीं कि प्रकाश किरण फैल रहा है। आपको मोबाइल का जो लाइट होता है उसमें होता है, या फिर रोड का लाइट आप लोग देखते हैं लेजर। और आपको देखिए जैसे वेपर लाइट हो गया, वेपर लाइट जलाने पर क्या होता है कि एक इतना बड़ा लाइट होता है, उससे बहुत दूर तक प्रकाश की किरण फैलती है। तो उसमें जो किसका उदाहरण हो गया, वो अपसारी किरण पुंज का हो गया। जैसे आपको देखिए फिगर में एक बिंदु से देखिए तीर का निशान देखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बिना तीर क्या बता दिए, बिना तीर का आप नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण सब फैल रही है, तो फैल रही है इसका मतलब क्या है, अपसारी किरण पुंज है। इसमें देखिए इधर से प्रकाश किरण इधर आ रही है, देखिए तीर के निशान किधर है उसको देखना है कि फैल रही नहीं है, अपसारी किरण पुंज। इसमें ऊपर से सब प्रकाश किरण नीचे की ओर आ रही है और नीचे सब फैल रही है, तो कैसा होगा, अपसारी किरण पुंज। इसमें देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रही है क्योंकि तीर के निशान ऊपर की ओर है, ये भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कैसा हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज देखिए, अपसारी में सभी प्रकाश किरण फैलती है और अभिसारी में सभी प्रकाश किरण मिलती है। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी, यानी कन्वर्ज कर रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। जैसा फिगर में देखिए, इसमें हम जस्ट फिगर सबके सामने सामने बना दिए हैं, बस अंतर हुआ केवल और केवल तीर का। इसमें था कि फैल रहा है, देखिए इसमें आके सब मिल रहा है, सब मिल रहा है तो मिल रहा है उसको अभिसारी किरण पुंज। इसमें भी देखिए सब प्रकाश किरण आके मिल रहा है, सब मिल रहा है तो कौन सा किरण पुंज है, अभिसारी। इसमें भी सब मिल रहा है, इसमें भी सब मिल रहा है। अगर हम आपको एक फिगर बनाते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि कौन सा किरण पुंज है, इसको आप नहीं बता पाइएगा क्योंकि इसमें किरण का संकेत दिया ही नहीं गया है कि इस भाई किधर प्रकाश किरण जा रहा है। जब तक न प्रकाश को किरण को दर्शाएंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। एक बिंदु से फैल रही है तो कौन होगा, अपसारी किरण पुंज। देखिए थोड़ा सा पकड़ने का हम एक तरीका बताते हैं। ये अभी है, ये अप है ना, बोलता है कि अभी आके मिलो ना, अभी तनी काम है ना, बोलता है कि अभी मिलो। तो अभी मतलब होता है मिलना, अभी मिलो, ठीक। और बस ये जब याद हो जाएगा तो आप ये ऑटोमेटिक आप ध्यान रख लीजिए। अभी आके मिलो मतलब अभिसारी में सब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलेगी और अपसारी में फैलेगी। क्लियर, आप समझ गए। देखिए अब आपको हम दिखाते हैं। ये जो किरण पुंज है, प्रकाश बहुत सारा इसमें किरण निकल रही है और एक बिंदु से निकल रही है, तो सब निकल रही है, मिल नहीं रही है। हमने बोला कि क्या याद करने का तरीका कि अभी मिल मतलब अभी सारी में मिलेगा, तो फैल रहा है तो अपसारी, यहाँ मिल थोड़ी ना, तो फैल रहा है, तो कैसा किरण पुंज हो गया,
अपसारी किरण पुंजों क्योंकि फैल रहा है। ठीक है, आप इसमें देखिए, अब सारी किरण पुंज देख लिए। अब इसमें आपको देखिए, इसमें हम 2 गो लेजर जला रहे हैं आपको, एक ये है और एक ये और है, एक छोटा सा। इसमें देखिए कि 2 गो प्रकाश किरण एक बिंदु पर आके मिल रही है। जैसे आपको नचनिया देखते जाते होंगे आप बाईजी वगैरह को डांस प्रोग्राम में, तो उसे बहुत सारा लाइट लगा रहता है और एक बार फोकस मारता है, एक बार सब किरणों को मिलता, थोड़ा झकझका के दिखाई देता है। तो कैसा किरण पुंज हो गया? अभी सारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज में देखिएगा, हम जला रहे हैं आपको, इसमें 2 गो प्रकाश थी लाइट तो जला रहे हैं, देखिए दोनों समानांतर है। आप गौर कर रहे हो कि दोनों जो पॉइंट है जहां भी जा रहा है एकदम सेम डिस्टेंस पर है, तो दोनों समानांतर किरण पुंज है। हम आपको यहाँ लेजर लाइट जला रहे हैं ताकि आपको हम समझा पाएं कि समानांतर क्या होता है। जब समानांतर आएगा तो समानांतर, और टॉर्च वाला फैल रहा है तो अपसारी, और मिल रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर मिल रहा है, 2 किरण दिखाई दे रहा होगा, दोनों को हम मिला रहे हैं एक बिंदु पर, कि क्या होगा? अभी मिलन या अभी सारी किरण पुंज हो गया। आपको समझ में आ गया? तो तीनों किरण पुंज समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ, लुमिनस सब्सटेंस। दीप्त का या प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? दीप्त के मतलब तो प्रकाश निकालने वाला, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को निकालती है यानी उत्सर्जित करती है, उसी को क्या कहते हैं? दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश निकालती है, तारा, बल्ब, लालटेन, दिया, इस तरह से। ठीक है, ये सब प्रकाश निकालती है, इसलिए क्या कहेंगे? दीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। अदीप्त, आज जहां लग गया इसका मतलब हो गया कि वो ना होगा। दीप्त मतलब प्रकाश निकालने वाला, अदीप्त मतलब प्रकाश ना निकालने वाला। इसको ऐसे बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ यानी नॉन लुमिनस सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, कलम। चंद्रमा जो होती है इससे प्रकाश निकालती है? नहीं, गलत है। चंद्रमा प्रकाश नहीं निकालती है, बल्कि सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आकर उस पर उसकी सतह पर टकराती है तब लगता है कि उससे प्रकाश किरण आ रहा है। नहीं, उसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण उसके सतह पर टकराती है और वो पृथ्वी पर आता है, तो हम लोग को लगता है कि प्रकाश की किरणें चांद से आ रही है। जिसे देखिए, इस पर हम ऐसे कर दें और इस पर लाइट जला दें तो प्रकाश किरण इस पर निकलता है, तो कहें कि भी प्रकाश तो अति दीप्त पिंड है? नहीं, दीप्त नहीं है। इससे टक्कर, इस पर लाइट जलाएंगे तो इससे प्रकाश किरण लौट करके जाती है, तब हम कहेंगे कि भैया इस कंडीशन में ये दीप्त नहीं है बल्कि अदीप्त पदार्थ है। तो समझ में आ गया? चांद हो गया, ग्रह, उपग्रह, सभी ग्रह उपग्रह से जो प्रकाश किरण आती है वो सूर्य से टकराने के बाद आती है। समझिए आप लोग? आत्मदीप्त, देखिए इसमें जो प्रकाश निकालने वाली कुछ पर विचार कीजिए, जो खुद निकालती है प्रकाश किरण। बल्ब प्रकाश निकालती है लेकिन खुद नहीं निकालती है, उसके लिए विद्युत धारा का देना होता है। लेकिन सूर्य और तारा में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, खुद प्रकाश किरण निकालता है। यानी कहेंगे कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो स्वयं प्रकाश को निकालती है, उसे कौन पदार्थ कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे, सेल्फ लुमिनस सब्सटेंस। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, यही 3 उदाहरण है जो आपको आत्मदीप्त पदार्थ में आएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का मतलब हम पढ़ चुके हैं, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, छितराना, ये होता है प्रकीर्णन। यानी प्रकीर्णन कह रहा है किसका? प्रकाश का। यानी वैसी घटना जिससे प्रकाश की किरण फैल जाती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया? इसको देखिए दूसरे भाषा में आपको समझाते हैं। जब प्रकाश की किरण धूल कण या जलवाष्प के कण पर पड़ती है, किसी न किसी पर तो पड़ी रहेगा तब ना छितराएगा। धूल कण या जलवाष्प के कण पर पड़ती है तो प्रकाश किरण चारों ओर फैल जाती है, बिखर जाती है। इस फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसको नोट करते चलेंगे। जब प्रकाश की किरण धूल कण या जलवाष्प के कण पर पड़ती है तो प्रकाश किरण चारों ओर फैल जाती है। प्रकाश के फैलने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपको यहाँ लिख दिए हैं, प्रकाश के फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दिन में हम लोग वो सारी वस्तुओं को देख पाते हैं जो डायरेक्ट सूर्य से आने प्रकाश की उस वस्तु पर नहीं टकराती है। जैसे घर में डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश किरण तो नहीं आ पाता है, उसके बावजूद भी देख पाते हैं
क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश किरण आती है तो वायुमंडल बहुत सारे कण है धरती पर पड़ती है, तो प्रकाश किरण चारों ओर फैल जाती है। फैलने के बाद हमारे घरों में आती है तो हम लोग देख पाते हैं। यानी इससे स्पष्ट हुआ कि प्रकीर्णन के कारण ही उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सूर्य से सीधे नहीं पड़ती है। जो सीधे नहीं पड़ती है तो प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसके क्यों होता है हम आगे आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, फिजिक्स का जब थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर बताएंगे। नीला रंग का प्रकीर्णन जब सबसे ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि नीला रंग ऊपर ही रह जाता है, जिस कारण हमको नीला दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे वो अंतरिक्ष में जाइएगा तो अंतरिक्ष में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ ना जलवाष्प के कण है, ना धूल कण है, वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, जिसका अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देखिए, आसमान का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण ही, और अंतरिक्ष का रंग काला होता है प्रकीर्णन नहीं घटना है इसके कारण। ये पूछा है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर? अब देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उसका बहुत जगह पर उपयोग किया तो जहां दूर तक भेज सके, जैसे आपको हो गया स्टेशन पर संकेत देने के लिए। और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, अब हमको प्रकीर्णन करा के आपको दिखाते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझ। देखिए, ये लेजर लाइट है, इस पर जब हम इस पर पड़ेगा ना तो देखिएगा कि इस पर क्या होगा कि देखिए, जिससे हम देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, आप देखिए बोर्ड पर देखिए कि बहुत सारा प्रकाश किरण निकल रहा, फैल रहा है। ये फैल रहा है तो क्या हो रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। और आपको दिखाते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पे इस पर जब पड़ेगा तो देखिए देखेंगे बोर्ड पे ये प्रकाश किरण फैल रहा है। किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश किरण फैलता ही फैलता है। तो इस फैलने की, छितराने की, बिखरने की घटनाओं क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ लीजिए, समझ लिए आप लोग। अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दर्पण, यानी मिरर। दर्पण क्या होता है? देखिए, इसको आप कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं उसको दर्पण कहें, एकदम सिंपल भाषा में। या फिर चिकनी या चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। चिकनी चमेली वाला गाना नहीं, चिकनी तथा चमकीली सतह को क्या कहते हैं? चिकनी तथा चमकीले सतह को दर्पण कहते हैं। या फिर ऐसे देखिए, दर्पण पर जितने भी प्रकाश की किरण पड़ेगा ना, सब के सब को लौटा देती है। यानी इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश के सभी भागों को लौटा देती है, उसे दर्पण कहते हैं। प्रकाश जितना भी दर्पण पर पड़ेगा, अभी हम लोग पढ़े प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में जब प्रकाश किसी वस्तु धूल कण पर पड़ती है तो सब को नहीं लौटाती है, ठीक है, लेकिन दर्पण सबको लौटा देती है, ठीक है। अतः दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। परावर्तक का मतलब होता है लौटाने वाला, परावर्तक का मतलब होता है लौटाने वाला। दर्पण सबसे ज्यादा प्रकाश के किरणों को लौटाती है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए दर्पण के बारे में और समझते हैं। दर्पण एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। अपना शक्ल लेके जाओगे अंधेरा में दर्पण के सामने तो भूत जैसा दिखाई दोगे। जब तक ना प्रकाश रहेगा तब तक आप देख नहीं पाएंगे। यानी दर्पण कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र है जो परावर्तन पर कार्य करती है। देखिए परावर्तन क्या होता है, बस हम लोग इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले कि परावर्तन का मतलब होता है लौटना, बस इसका एक ही मतलब होता है कि लौटना। परावर्तन पर कार्य करती है। देखिए दर्पण का निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। इस पर क्या करना है कि चांदीकृत करना है, यानी चांदी की पतली परत चढ़ाना है, जिसको कलई या रजतीत भी बोलते हैं। अब चांदी की परत चढ़ा दीजिएगा तो होता क्या है कि चांदी के परत चढ़ाने पर ही छूटने का डर रहता है, इसलिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर फिर एक गहरा पेंट से पेंट कर देते हैं ताकि चांदी की सतह उखड़े नहीं। जैसे आप देखिए, ये दर्पण है, इसमें आपको एकदम बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए पीछे आपको दिखाते हैं, पीछे क्या ही पेंट से पेंट किया हुआ है, और जैसे कवड़ेगा ना तो आपको चांदी जैसा दिखाए। शायद आप लोग देखे हो कि जो उसको कवाड़ करके, तो ध्यान देना है यहाँ पे। दर्पण के निर्माण कैसे हुआ? दर्पण बनाने के लिए एक पारदर्शी कांच लेते हैं जो आर पर दिखाई देता है। जैसे आपको पढ़ाए थे कल, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी कांच लेते हैं और एक सतह को चांदीकृत कर उस पर अन्य गहरे पेंट से पेंट करके दर्पण बनाई जाती है। देखिए चांदीकृत का और भी दो मतलब होता है, कलाई भी कहेगा मतलब वही, या रजतीत कहे या कलाई कहे या चांदीकृत कहे, एक ही चीज होता है। देखिए
चांदीकृत मतलब चांदी की परत होगा, प्योर चांदी नहीं रहता है, AgBr का परत होता है, क्योंकि जब चांदी डायरेक्ट चिपकाई तो नहीं चिपकेगा, इसलिए AgBr का इस पर लेप चढ़ाया ताकि आसानी से इस पर चिपक जाए। अब यहाँ पर आप कोशिश किया आपको फिगर बनाने के लिए, देखिए ऊपरे जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाला ये कांच का टुकड़ा है, उसके बाद जो ऐसे ऐसे किए हैं इस ये जो है आपको AgBr का परत है, उसके बाद जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक पेंट है, पेंट से पेंट कर दिया गया जिस कारण दर्पण बन गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए दर्पण के प्रकार, तो देखिए दर्पण 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। कौन कौन होता है आप लोग लिख लीजिएगा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण हम लोग आगे पढ़ेंगे। समतल दर्पण कहते हैं किसको है? देखिए सिंपल सी बात है, दर्पण है और है समतल। समतल का मतलब पूरी तरह से समतल होना चाहिए, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, देखिए परावर्तक सतह के मतलब क्या होता है? परावर्तक सतह के मतलब होता है चमकीला सतह, चमकीला सतह। यहाँ चमकीला सतह ना बोल के परावर्तक सतह बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी जो परावर्तक सतह होगा, चमकने वाली सतह बिल्कुल यदि समतल हुआ तो इसको समतल दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया? देखिए जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसको समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? अब गोलीय मतलब गोल, गोलाकार भाग होगा। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी चमकने वाली सतह गोल होगा, गोलीय होगा, उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इन कनकेव, केव मिरर। देखिए उत्तल यानी उठल और अवतल मतलब धसल समझना। जैसा कि आपको यहाँ फिगर बना है, देखिए एक गोल लिए हैं, कांच की सतह गोल, इसमें क्या किए कि ये पहली बार बाहरी से पेंट किए हैं और दूसरी बार अंदर से पेंट किए हैं। तो जब बाहरी से पेंट करेंगे, कलई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि चमकने वाला सतह धंसा हुआ होगा, अंदर वाला होगा। और जब अंदर से पेंट करेंगे तो चमकने वाली सतह उठा हुआ होगा। तो उठा हुआ मतलब उत्तल दर्पण और धंसा हुआ मतलब अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी चमकीला सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। देखिए आपको एक हम छोटा सा उत्तल दर्पण लिए हैं, ठीक है, इसको गौर कीजिएगा। परावर्तक सतह उठा हुआ है और पेंट जो किया हुआ है धंसा हुआ है, यानी उत्तल दर्पण में चमकीला सतह उठा हुआ होता है और जो पेंट किया हुआ सतह धंसा हुआ होता है। समझ गए? अब अवतल दर्पण में समझते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जैसे हमको फिगर भी बना दिए। देखिए इधर से पेंट किया गया है तो जाहिर सी बात है कि चमकेगा इधर से। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ है और पेंट जो किया हुआ है धंसल हुआ सतह से किया हुआ तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। देखिए परावर्तक सतह उठा होता है, अब कलाई यानी चांदी की रेनी रजतीत किया हुआ धंसा हुआ क्षेत्र से। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। जैसे चम्मच में आप लोग देखे होंगे, चम्मच जब लीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो धंसा हुआ भाग मतलब जो को अवतल और उठा हुआ भाग को उत्तल कहेंगे। आपको हम दोनों दर्पण दिखाते हैं, आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। दोनों को आप अगर गौर से देखिएगा तो ये जो है से उठा हुआ है और ये जो है से धंसा हुआ है। ये जो है से उत्तल दर्पण है और ये जो है से धंसल दर्पण है, मतलब अवतल दर्पण है। देख पा रहे हैं आप लोग? शायद आप लोग गौर कर पा रहे होंगे। तो ये है आपको उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। और समतल दर्पण तो आप लोग नाक मुंह देखवे किए होंगे, ये है आपको समतल दर्पण। और हम लोग आगे पढ़ते हैं अवतल दर्पण पढ़नी। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। धंसा हुआ है तो समझिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और इसका कलई किया हुआ सतह उठा रहता है। जैसे इसमें देखिए परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं परवलयीय दर्पण यानी पाराबोलिक मिरर। देखिए आप लोग जब 11th में जाइएगा ना तो मैथ में आपको मिलेगा पाराबोलिक, सेकेंड बुक में, कि पाराबोलिक फंक्शन पढ़ना होता है। उससे पाराबोलिक कैसा होता है? तो इस आकार के होता है, परवलयाकार। इसको बोलते हैं कैसा? परवलयाकार। यानी कहें परवलयीय दर्पण किसे कहें? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह परवलयाकार होती है उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। देखिए जो चमकीला सतह है पूरा अंदर पूरा गड्ढा,
पूरी तरह से परवलयाकार है, तो इसको कैसा बोलेंगे? परवलीय दर्पण। देखिए लोगों को मानना है ना, ज़्यादातर देखते हैं कि लेकिन को पूछा है कि दर्पण क्या प्रकार के, 3 प्रकार के ठीक बताते हैं, लेकिन बोलते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और क्या होता है? परवलीय दर्पण। ये 3 प्रकार के दर्पण ही होता है। और पूछा जाए कि गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल आपको पढ़ा है और दूसरा का होता है अवतल दर्पण, ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषताएं और समतल दर्पण के आपको आगे पढ़ाएं, क्योंकि जब उसमें बनने वाले प्रतिबिंब बताएंगे ना, तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले आपको प्रतिबिंबों के बारे में बता देंगे, उसके बाद जब अंतर बताएंगे, विशेषता बताएंगे आगे। तो ये दर्पण पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे